चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है देखने वाले हैं आज हैंड टूल्स। आपके कॉमन टूल्स देखे जा रहे थे जैसा कि सभी को पता होगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये क्लास सेकंड क्लास है। इसकी फर्स्ट क्लास की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और बाद में क्लास खत्म होने के बाद भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास पहली क्लास को देखने के बाद आप लोग देखेंगे, ये मैं आशा करता हूँ, तभी ये क्लास समझ में आएगी। हम लोग कुछ कॉमन टूल्स के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे टूल्स जो फिटर हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, डीजल मैकेनिक हो, प्लम्बर हो, किसी भी ट्रेड का छात्र हो, उसको ये कॉमन सब्जेक्ट्स जो है कॉमन ट्रेड में कॉमन सिलेबस आपको पढ़ना ही पढ़ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि हम लोग जो है बात कर रहे थे कॉमन हैंड टूल्स के बारे में। ठीक है, कॉमन हैंड टूल्स। ठीक है, यानी कि कुछ हस्त औजार के बारे में। ठीक है, हस्त औजार। अब इस क्लास में हमने आपको बताया था कि कुछ हस्त औजार होते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब आप फिटिंग का काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं, उनको आपको तरीके से बनाना होता है। तो उसके पहले आपको होल्ड करना होता है, जो आपको पकड़ना होता है, कटिंग करना होता है, फिनिशिंग करना होता है, क्लीनिंग करना होता है, बाद में उसको मेज़र करना पड़ता है, मापना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग डिवाइसें प्रयोग की जाती हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं क्लास लेकर के आऊँगा, कंप्लीट आपका पूरा एक एक डाउट क्लियर होगा इससे। तो यहाँ पे हम लोग अब देखने वाले हैं कॉमन टूल्स के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि कॉमन टूल्स हमने होल्डिंग, होल्डिंग यानी कि पकड़ने वाला औजार, 4 से 5 प्रकार के मैंने आपको औजार में कैटेगराइज कर दिया था, बांट दिया था। जैसे आपका एक होल्डिंग था यानी कि पकड़ने वाला औजार है ना, पकड़ने वाला औजार। अब पकड़ने वाले औजार से मतलब ये है कि कोई मटेरियल है, कोई जॉब है, कोई वर्कपीस है, तो उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हमने आपको क्लैंप और वाइस के बारे में बताया था। अलग अलग क्लैंप के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। तो उसी सीरीज में हमने एक और आपको जो है टूल का नाम बताया था, वो था आपका मार्किंग औजार। मार्किंग टूल, याद है ना, मार्किंग टूल। मार्किंग टूल का मतलब ये हो गया मार्किंग औजार, मार्क करने वाला औजार। ठीक है, मार्किंग टूल, ये मार्किंग टूल था आपका। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था मेजरिंग टूल हो गया, कटिंग टूल हो गया और स्ट्राइकिंग टूल हो गया, यानी कि चोट मारने वाला औजार हो गया। कटिंग टूल यानी कि काटने छांटने वाला औजार हो गया। इस प्रकार के मैंने आपको अलग अलग टूल्स में कैटेगराइज किया था। तो जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं आपका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, मार्किंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स के बारे में मैंने बात कर ली है, होल्डिंग टूल्स के बारे में। तो होल्डिंग टूल्स का जो भी बच्चा लेक्चर नहीं देखा होगा, प्लीज़ आप लोग जाकर के उसको देखिए। ठीक है, चलिए अब मार्किंग टूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करना चाहेंगे कि मार्किंग टूल होता क्या है। देखिए, कोई भी जॉब है आपका, कोई भी वर्कपीस है, तो उसको काटने से, मोड़ने से पहले कुछ मार्क किया जाता है। कोई अगर दर्जी है और कपड़े की वो कटिंग कर रहा है, तो कपड़े की कटिंग करने से पहले आप लोग देखते होंगे कि जो शॉप होता है, कपड़े वाली शॉप होती है, साबुन होती है, उससे वो मार्क करता है। चौक होता है, उससे मार्क करता है। अलग अलग प्रकार के उनके पास स्केचेस वगैरह होते हैं जिनसे वो लोग मार्क करते हैं। उसके बाद उसको मोड़ते हैं, उसके बाद वहाँ से क्या करते हैं, वो लोग कट करते हैं। इतना चीज़ तो क्लियर होगा। तो यही वही मेन अवधारणा जो है आपकी यहाँ पे होती है, मेटल पे लागू होती है। ठीक है, मार्किंग टूल का मतलब ये हो गया कि औजार को मोड़ने से पहले, काटने से पहले थोड़ा सा चिन्ह बनाया जाता है, जिससे कि चिन्ह बनाने के बाद आप जब कटिंग करें तो बार बार मापने की आवश्यकता ना हो। एक बार आपने मार्किंग यानी मेजरिंग टूल से, मापने वाले औजार से, पटरी से, यानी कि जो आपकी रूल होती है उससे मेज़र कर लिया कि भाई ठीक है 2 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर तक पूरा आपने मार्क करके और एक लाइन खींच दी। उसके बाद क्या होगा, जब आप कटिंग करेंगे तो बार बार आपको नापने की, बार बार मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मेन पर्पज़ रहा किसका, मार्किंग टूल का। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो इन सब चीज़ों के लिए काटने मोड़ने से पहले आपकी पदार्थ को आयाम देने के लिए, डायमेंशन देने के लिए जिन उपकरण की आवश्यकता हुई, उसको हम लोग क्या बोले, उसको हम लोग मार्किंग औजार बोले। ठीक है, इसमें इतने तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, मार्किंग औजार होता है, जो मार्किंग टूल होता है, जो मार्किंग टूल को यूज करने से पहले कुछ मार्किंग मीडिया यूज किए जाते हैं। अब कपड़ों में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी कपड़े की कटिंग कर रहे होते हैं,
तो कपड़े को आपने जस्ट चौक से, साबुन से, किसी भी तरीके से आपने मार्क किया और उसको आपने कट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कपड़ा है। लेकिन मेटल में क्या होता है, जैसे आपकी स्टेनलेस स्टील हो गई या माइल्ड स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसको आप कटिंग करना है तो आप क्या करेंगे, चौक से एक बार तो आप लाइन खींच देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आप उस पर पूरी तरह से कटिंग करना शुरू कर देंगे तो चौक क्या होगी, मिट जाएगी। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर मार्किंग टूल का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे नीली स्याही का यूज़ कर लेंगे हम लोग, है ना, आपका चौक का यूज़ कर लेंगे। इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं उनका हम लोग यूज़ करके पहले एक बार लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद आपके टूल्स होते हैं, पंच वगैरह होते हैं, स्क्राइबर होते हैं, जिसमें मेटल में हम लोग स्क्रैच कर देते हैं, थोड़ी सी लाइन खींच देते हैं, धारदार घाव लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, जिससे वो मिटे ना, है ना। तो मार्किंग टूल को यूज़ करने से पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मार्किंग मीडिया की। मार्किंग मीडिया की जो आप लोगों को इस यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि अभी मुझसे लिखते नहीं बन रहा है इस पर सही से, अभी मैंने स्टार्ट किया है जस्ट। तो इसकी नोट्स जो है फिट ITI नाम के एप्लीकेशन है, उस पर आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बाकी प्लम्बर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, इन सब की पेड क्लासेस जो हैं हमने बना के रखी हुई हैं, और भी आगे रेलवे के लिए स्टार्ट होंगी बैच, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी सारी वीडियोज़ हमारी देखते आ रहे होंगे। यूज़ करने से पहले मार्किंग मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। वो मार्किंग मीडिया क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका चॉक, दूसरा आपका क्या हो सकता है, लेआउट डाई। ले आउट डाई, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, नीला थोथा या नीले थोथे का घोल, ठीक है, नीला थोथा। और फोर्थ नंबर पे आपका क्या आता है, पार्शियन ब्लू, पार्शियन। ये क्या है, ये मार्किंग मीडिया है ये सब। ये मार्किंग मीडिया का मतलब ये हो गया कि मार्किंग टूल को आपको यूज करने से पहले इन सब चीज़ों से आपको लाइनिंग बनानी पड़ती है। उसके बाद आप मार्किंग टूल से आपका स्क्राइबर हो गया, पंच हो गया, इन सब चीज़ों से उसके बाद जो है आप काम करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं आपके बारी बारी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग चौक के बारे में। तो चौक के बारे में सभी को पता होगा, मैं ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत है। ये चौक होते हैं, इनके बारे में किसी को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं, मार्केट में बहुत ही सस्ते होते हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है आपका, इससे नुकसान ये होगा कि इसकी जो लाइनिंग बनेगी ना वो बहुत ही मोटी बनेगी। तो जैसे आपको बहुत पतली कटिंग करना है, चौक आप चलाएंगे तो बहुत मोटी लाइन बन जाएगी, तो आपको पता नहीं चल पाएगा, 1 से 1.5 mm का आपका इधर उधर हो सकता है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ जो किया जाता है वो इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चाक का यूज़ जो है वो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। कभी आपसे पूछे तो सबसे अधिकतम यूज़ किसका करेंगे हम लोग, मैक्सिमम यूज़ का करेंगे। लेकिन महीन काम के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, महीन कार्य में नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, महीन काम में इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आपका नीला थोथा में, ठीक है, नीले थोथे में। नीला थोथा, नीला थोथा के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। इसको पानी में क्या करते हैं हम लोग, घोल में मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये नीले कलर का हो जाता है। उसके बाद स्याही से हम लोग रंग के जो है अपना काम कर देते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है कि इसका जो यूज़ करेंगे आप लोग वो सिर्फ और सिर्फ स्टील के जॉब में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि सिर्फ स्टील में। एक इसमें नुकसान ये होता है कि क्योंकि ये कॉपर सल्फेट है तो ये जहरीला होता है, इसीलिए इसका यूज़ जो है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि अगर कोई निगल गया तो नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम यूज़ हम लोग करेंगे वो स्टील में यूज़ करेंगे। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, नीरत होता है, नीले कलर का होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका ड्रॉबैक क्या होता है, ये जहरीला होता है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे हम लोग थोड़ा सा लेआउट डाई के बारे में अगर बात करें, लेआउट डाई क्या होता है, बेसिकली एक छोटा सा गोला सा जो है मेटल का एक टुकड़ा होता है, उसको हम लोग स्याही में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। उसके बाद किसी भी पार्ट्स पर रख के हम लोग घसीट देते हैं आगे पीछे, तो वहाँ पे लाइन बन जाती है। यही होता है लेआउट डाई, ठीक है। मार्किंग मीडिया से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं,
जो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्राइबर हो गया, पंच हो गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इसको भी हम लोग ध्यान से देखते चलें। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पार्शियन ब्लू पे। ये आपकी लेआउट डाई हो गई। उसके बाद आते हैं हम लोग पार्शियन ब्लू पर। ठीक है, पार्शियन ब्लू, पार्शियन ब्लू। ठीक है, पार्शियन ब्लू। पार्शियन ब्लू को क्या होता है, ये क्या होता है कि जो सतह मशीनिंग हो जा चुकी है, जिसकी मशीनिंग की जा चुकी है, उस पर हम लोग उसका यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपकी कोई प्लेट है, ठीक है, उसकी मशीनिंग हो चुकी है, तो मशीनिंग हो चुकी है, उसके बाद जो आप मार्किंग मीडिया का यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, पार्शियन ब्लू यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं, इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल स्पष्ट इसमें दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट इसमें आपको विजिबल होता है, क्लियर होता है, लेकिन नुकसान क्या है, तो सूखने में टाइम लगता है, सूखने में टाइम लगता है। ठीक है, ये इसका क्या है, नुकसान है। अब हम सही से लिखेंगे, सूखने में टाइम लगता है। इतनी बात क्लियर हुई। ये हमने चारों चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, मार्किंग औजार पे। ठीक है, मार्किंग औजार पे आने से आपको एक बात बता दें कि मार्किंग औजार वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि मार्किंग औजार क्या होते हैं। मार्किंग औजार वही होते हैं जो आपका परमानेंट जो है वो क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। कि जैसे आप किसी मेटल पे सबसे पहले मार्किंग मीडिया का यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, लाइनिंग खींचनी, डॉट बनाने हैं कि यहाँ से भाई हमको मोड़ना है, यहाँ से कट करना है। तो अब जो हमारा पूरा यूज़ होगा किसका होगा, मार्किंग औजार का, यानी कि मार्किंग टूल का, मार्किंग टूल। अब मार्किंग टूल जो है वो भी कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग टेबल हो गया। तो यहाँ पे आप लिखें मार्किंग टेबल। ठीक है, मार्किंग टेबल हो गया आपका। उसके साथ में आपका क्या हो गया, सरफेस प्लेट हो गया, सरफेस प्लेट हो गया। साथ में आपका वी ब्लॉक हो गया और आपका स्क्राइबर हो गया, डिवाइडर हो गया और पंच हो गया। इतनी सारी चीज़ें जो है आपकी मार्किंग टूल में काम आती हैं। ये सारी डिवाइस क्या होती हैं, आपको मार्किंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग टेबल के बारे में अगर बात करें, मार्किंग टेबल ये आपके सामने बनी हुई है। मार्किंग टेबल में यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो है प्लेट होती है जो कि पूरी तरह से समतल होती है, और ये किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, मार्किंग टेबल किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके जो कॉर्नर होते हैं, ये आप यहाँ पे कॉर्नर देख रहे हैं, ये कॉर्नर का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है। और यह क्या हो सकता है, या तो आयताकार होगा, आयताकार, या वर्गाकार। इतनी बात क्लियर हुई मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में। ठीक है, ये चौकोर हो या आयताकार हो सकता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, इसका एंगल आपसे पूछेगा तो 90 डिग्री होता है। ऊपर जो होता है वो फ्लैट मशीन सरफेस होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपको टेबल बनाना है तो लेग बनी हुई होती है। ठीक है, और इसका जो प्लेट होता है ऊपरी हिस्सा वो कास्ट आयरन का बना होता है। इतना चीज़ आपको इसमें समझना है। उसके बाद इसी में हम लोग सरफेस प्लेट की बात कर लेते हैं कि सरफेस प्लेट क्या होती है। सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट में और मार्किंग ऑफ टेबल में बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। यह भी क्या होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, उसके साथ में अगर सरफेस प्लेट का आप यूज़ करेंगे तो किसी न किसी अलग से टेबल का यूज़ करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। जब भी आप सरफेस प्लेट का यूज़ करेंगे तो टेबल पर रख कर यूज़ करेंगे। अब चूंकि मार्किंग टेबल में टेबल पूरी तरह से बनी हुई थी, सरफेस प्लेट में सिर्फ एक प्लेट है, फ्लैट सतह होती है। जैसे मान चलिए ये आपकी प्लेट हो गई, आपको इसको कहीं रखना होगा तो यहाँ पर पहले से एक टेबल रखा हुआ है, तो इसको उठा करके लाएंगे, आप यहाँ पे रख लेंगे और अपना काम कर लेंगे। ठीक है, इतना सही जो है इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 50 गुणे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 100 गुणे
100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक की मार्केट में उपलब्ध होती है। कभी कभी हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी मोटाई जो है वो 2.5 से 7.5 mm तक होती है। ठीक है, ये सरफेस प्लेट की बात हो गई। सरफेस प्लेट और आपकी मार्किंग टेबल में कोई बेसिक सा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसको आप टेबल पे रखते हैं और मार्किंग टेबल पे क्या होता है, टेबल ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बाकी कास्ट आयरन की ये भी बनती है। इसका जो डायमेंशन मैंने आपको बताया 50x50 से 100x100 सेंटीमीटर स्क्वायर के उपलब्ध होते हैं ये, और इनकी मोटाई 2.5 से 7.5 mm तक होती है। ठीक है, ये कभी कभी क्या है कि कास्ट आयरन का बना जाता है मैक्सिमम, बट ये अधातुओं का भी बन सकता है, जैसे ग्लास का भी बन सकता है। ठीक है, ग्लास के साथ साथ ये आपका ग्रेफाइट का भी बन सकता है, बट ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं आपका वी ब्लॉक पे। ये आपका वी ब्लॉक है। ठीक है, अब वी ब्लॉक क्या होता है, ये बेलनाकार वी ब्लॉक, ये क्या होता है, बेलनाकार, एक मिनट सही से काम नहीं कर रहा है, बेलनाकार या गोलाकार कार्यखंडों के लिए, कार्यखंडों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये वी ब्लॉक हो गया आपका। वी ब्लॉक का एंगल पूछा जाएगा तो ये आप 90 डिग्री देख सकते हैं। ठीक है, बेलनाकार। अच्छा, एक बात और भी होता है कि जैसे इसमें कभी कभी हम लोग क्लैंप का भी यूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइनिंग आपकी कटी हुई है ना, यहाँ पे हम लोग एक क्लैंप फंसा देते हैं। मैं आपको फिगर एक दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्लैंप इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे ये फंस गया और ये गोलाकार जॉब आई, इसमें क्या हुई, फिट हो गई। दिख रहा है ना, ये गोलाकार जॉब आई और इसमें क्या हुई, फिट हो गई। फिट होने के बाद हमने क्लैंप से, ये ऊपर की चूड़ी बनी हुई है, इसको हमने कस दिया और ये क्या हुआ, हो गया, ये पूरी तरह से टाइट हो गया। ठीक है, इतना सा जो है आपको इसमें जानना है, तो ये मैंने आपको बताया। और ये क्या होते हैं, ये कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील के बने होते हैं, साथ में सरफेस हार्ड किए जाते हैं, सरफेस हार्डनिंग होते हैं। ठीक है, ये क्या किए जाते हैं, सरफेस हार्ड किए जाते हैं। चलिए, इतनी सी बात हो गई। इनका जो एंगल होगा आपको मैंने यहाँ पे बताया, 90 डिग्री जो है इसका एंगल होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बड़ा जॉब आप ले रहे हैं तो इसका एंगल 120 तक भी हो सकता है। ठीक है, 120 तक भी जो है इसको आप रख सकते हैं अगर आपका बड़ा जॉब है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा जॉब है तो आप 120 तक इसको रख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी जो साइज ली जाती है वो कैसे ली जाती है, साइज इसकी ली जाती है, साइज इसकी कैसे ली जाती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इससे जो है हम लोग क्या करते हैं, इसकी साइज लेते हैं। तो ये वी ब्लॉक हो गया। वी ब्लॉक में हमने आपको बताया कि कई सारे इसके प्रकार हो सकते हैं। जैसे इसके प्रकार में सिंगल लेवल, सिंगल वी ग्रुप, डबल लेवल, सिंगल वी ग्रुप, डबल वी ग्रुप, सिंगल लेवल, ऐसे करके आप जो है लेवल को और ग्रूव को एडजस्ट करके सिंगल लेवल, डबल ग्रूव, डबल लेवल, सिंगल ग्रूव के बाद डबल ग्रूव, डबल लेवल। ठीक है, ऐसे करके 3 से 4 प्रकार की आपकी वी ब्लॉक जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, इसके साथ में आपका पेयर्ड वी ब्लॉक आता है, जिसमें क्या होता है कि आपके 2-2, 3-3 वी ब्लॉक एक साथ रहेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एक तो इस आधार पे हो गया। ठीक है, लेवल और ग्रुव के आधार पे आप इसको बांट सकते हैं। साथ में और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका पेयर्ड, यानी कि युग्मित, सॉरी, 2-3 क्या होते हैं, 2-3 आपस में वी ब्लॉक को इकट्ठा करके जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, युग्मित कहलाते हैं। ठीक है, युग्मित वी ब्लॉक। ठीक है, साथ में लंबी सॉफ्ट के लिए ये प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई बहुत लंबी सॉफ्ट है आपके सामने, इसमें क्या किया गया, 2 ब्लॉक वी ब्लॉक लिया गया और इन दोनों वी ब्लॉक को उठा करके आपस में क्लैंप कर दिया गया। ठीक है, तो ये युग्मित बन गया। और ये किसके लिए यूज होता है,
बड़े सॉफ्ट के लिए, बड़े सॉफ्ट के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या किया जाता है, बड़े साफ्ट के लिए किया जाता है। बस इतना सा इसमें समझना है। उसके बाद और क्या हो सकता है आपका, मैग्नेटिक वी ब्लॉक हो सकता है। देख लेते हैं मैग्नेटिक वी ब्लॉक, शायद हम लोगों के पास है नहीं। और ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा है, क्लैंप के साथ, मैंने आपको बताया था ना कि क्लैंप के साथ होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से क्लैंप लगा हुआ है, वही पीछे वाला चीज़ हो गया। ठीक है, 90 डिग्री का चैनल बना हुआ है। तो एक और कौन सा होता है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वी ब्लॉक। ठीक है, मैग्नेटिक वी ब्लॉक। अब मैग्नेटिक वी ब्लॉक में क्या होता है कि इसमें लीवर को जो है ऑन करके ऑफ करके एक चुंबकीय इफेक्ट पैदा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई जो लोहे की धातु होती है ना, वो क्या करते हैं हम लोग उसको सरफेस प्लेट से चिपका देते हैं, ऑन करके सरफेस प्लेट से चिपका देते हैं। क्योंकि इसमें चुंबक होता है, तो इसको जैसे ही हमने ऑन किया, इसमें चुंबक जो है अस्थायी चुंबक होता है। इसमें क्या होता है, अस्थायी, आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो एग्जाम में आएगा तो बोलेंगे लिखाया नहीं गया था। अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, तो इसमें अस्थायी चुंबक होता है, जो क्या किया जाता है, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, वो क्या होगा, सरफेस प्लेट से चिपक जाएगा और क्या करेगा, क्लैंपिंग का काम करेगा, क्लैंपिंग का काम करेगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका, मैग्नेटिक वी ब्लॉक होता है। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, स्क्राइबर पे। स्क्राइबर, स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर का मैंने फिगर नहीं लिया है यहाँ पे, बट स्क्राइबर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर हो पाए हमसे तो। कुछ इस प्रकार से जो है आपका स्क्राइबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी नर्लिंग की हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी नर्लिंग होती है। स्क्राइबर के बारे में बात करें तो ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। साथ में इसको हम लोग क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर कर देते हैं, हार्ड और टेम्पर कर देते हैं किसके थ्रू, हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हार्ड और टेम्पर कर देते हैं, और इसका जो एंगल होता है 15 से 20 डिग्री लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका बेसिक सा काम क्या होता है, स्क्राइबर का काम होता है कि लाइन को खींचना, पतली लाइन को खींचना किसी भी मेटल पे, क्योंकि ये नुकीला होता है, तो ये क्या कर लेता है, आपका पतली लाइन को खींच लेता है। और जो मुड़ा हुआ भाग होता है, ये क्या करता है कि जैसे मान के लिए कि आपके सामने कोई गिलास है, ये कोई अंदर जो है सॉफ्ट है, इसके अंदर आपको स्क्राइबर से खींचना है, तो ऐसे स्क्राइबर ऐसे सीधा जाएगा जब स्क्राइबर, तो यहाँ पे तो आप कर नहीं पाएंगे, तो बेंट यानी कि थोड़ा सा नुकीला मुड़ा हुआ जाएगा, टेढ़ा हुआ जाएगा, तो इसमें जाएगा, तो ऐसे आप क्या करेंगे, मार्क आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये मुड़ा वाला पार्ट का काम ये होता है। ये बेसिकली 3 से 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, जिसमें से पहला क्या होता है, बेंट। बेंट में क्या होता है, एक मुड़ा हुआ होता है, और ये किसके काम आता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, मुड़ा हुआ एक भाग होता है, एक भाग होता है। उसके बाद दूसरा आपका क्या हो जाता है, एडजस्टेबल हो जाता है। बहुत सारी पूछने वाली चीज़ें नहीं है। एडजस्टेबल में क्या होता है, अपने आप इसको घुमा के आप लोग, इसमें क्या होता है, एक होल होता है, एक अंदर स्लाइड करता है, वो जैसे जैसे आप उसको घुमाते हैं वो छोटा बड़ा होता चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एडजस्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट स्क्राइबर और साथ में आपका ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर के बारे में एक छोटी सी चीज़ आप जान लीजिए, इसका काम मार्किंग और साथ में मेजरिंग,
यानी कि मापने का भी काम यही कर देता है और आपका मार्किंग का भी काम यही कर देता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है स्क्राइबर के बारे में। अगली स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं क्या, पंच। पंच में क्या होता है, पंच क्या होता है कि स्क्राइबर की लाइन जो है बहुत पतली होती है। हमने आपको बताया कि बहुत पतली लाइन खींचने के लिए, तो स्क्राइबर की लाइन जैसे मान के लिए कि आपकी कोई ये क्या है, वर्क पीस है, यहाँ पे आप स्क्राइबर से बहुत पतली लाइन खींच दिए कि भैया यहाँ से हमको काटना है। ठीक है, अब पंच क्या करेगा कि ये लाइन मिट जाती है, तो पंच बीच बीच में लगभग 2.5 mm की दूरी पर क्या करता है, आपका यहाँ पे डॉट बना देता है। ठीक है, डॉट यानी कि बिंदु बना देता है, बिंदु बना देता है। और ये इसका काम क्या होता है कि टेम्परेरी मार्किंग को परमानेंट मार्किंग में बदलना। ठीक है, ये क्या होता है, आप इसको सीधे सीधे लिखिए, काम नहीं कर रहा है ये, परमानेंट मार्किंग, ये क्या करता है, परमानेंट मार्किंग करता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है हाई कार्बन स्टील, HCF। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके जो है थोड़ा सा हम लोग पार्ट्स के बारे में समझते हैं, ये होता कैसा है। ये आपका कुछ इस संरचना में बना होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको चोट मारना है हथौड़े से, उसको आप हेड बोलेंगे, बीच वाले भाग को आप बॉडी बोलेंगे। ठीक है, और ये जो बॉडी वाला जो भाग होता है, इसमें नर्लिंग किया जाता है या सट भुजाकार कर दिया जाता है, जिससे इसको पकड़ने में आसानी हो। ठीक है, नर्लिंग का मतलब यही होता है, आपने देखा होगा इस टाइप से। ठीक है, कोई भी पकड़ने वाले औजार में नर्लिंग की हुई होती है, जिससे आपको पकड़ने में अच्छी सी ग्रिप बने, है ना। इसमें क्या किया जाता है, नर्लिंग या खटभुजाकार जो है इसमें आकृति बना जाती है। ठीक है, आकृति बना दी जाती है। बॉडी की बात हुई, उसके बाद पॉइंट इसको नीचे वाले को बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या किया जाता है, हार्ड व टेम्पर किया जाता है। हार्ड व टेम्पर इसलिए किया जाता है क्योंकि यही क्या होता है, डायरेक्ट मेटल से क्या करता है, स्ट्राइक करता है, इसी से चोट मारते हैं। ठीक है, अब आपका जो पंच होता है वो 3 से 4 प्रकार का होता है, बट 3 प्रकार के पंच आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा, डॉट पंच, उसके बाद सेंटर पंच और प्रिक पंच। इसमें जो आपको पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इसका एंगल। डॉट 60, कैसे याद करना है, डॉट है तो 60 है। ठीक है, तो डॉट का एंगल होता है 60 डिग्री, सेंटर है, बीच का खेल है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्रिक पंच क्या होता है, 30 डिग्री, 30 से 60 तक हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाए अगर एक ऑप्शन, तो आपको 30 डिग्री क्लिक करना है। ठीक है, बट 30 से 60 तक इसका जो है वो हो सकता है। अब जिसका एंगल जितना ही कम होगा उतना ही वो पतला होगा, उतना ही ज़्यादा अंदर तक वो जाएगा, और उसका डायमीटर क्या है वो कम होगा। इतना तो बेसिक चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। उसके बाद होलो पंच, होलो होलो पंच, होलो पंच का काम क्या होता है, होलो पंच होता क्या है कि जैसे ये पेन है ना, इस पेन के बीच में कुछ रहेगा नहीं, खाली रहेगा, तो कुछ जैसे लेदर हो गया, चमड़े का कोई चीज़ हो गया, प्लास्टिक का कोई चीज़ हो गया, वहाँ पे आप रख के इसको जब आप मारेंगे तो गोल कलर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा गोले आकार से। ठीक है, या इसका जो है अलग अलग यूज़ भी होता है। तो होलो पंच क्या होता है, खोखला होता है, इसके नाम से ही भी पता चल सकता है आपको। और साथ में आपका नंबर एंड लेटर पंच होता है। ठीक है, लेटर एंड नंबर पंच। लेटर एंड नंबर पंच में क्या होता है कि 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक डिजिट लिखे होते हैं, ए से लेकर के जेड तक लिखे होते हैं। जैसे मैं एक स्किल टेस्ट में गया था, वहाँ पे मैंने जॉब बनाया, जॉब बनाने के बाद आपको पंचिंग करना था अपना रोल नंबर, तो वहाँ पे मैंने अपना ढूंढा, मेरा रोल नंबर 1 2 3 4 मान के चलिए कुछ भी था, तो मैं 1 वहाँ से उठाया और उसने जॉब मैंने 1 पे रखा, और हथौड़े से आपको जो है हैमर से क्या करना है, चोट मारना है, तो आपके जॉब में 1 छप जाएगा। तो भाई जॉब में आपको कैसे पता चलेगा, पंचिंग में ही पता चलेगा कि पंच करके आप ही उसको जो है क्या आप कर पाएंगे, बता पाएंगे कि भाई इस रोल नंबर वाले का जॉब है ये। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इसका जो है यूज किया भी था, तो लेटर एंड नंबर पंच हो जाता है। ठीक है,
ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सिंबल बनाने के, कुछ नाम लिखने के, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इतना चीज़ जो है आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी में मैंने अब बताया है, बट आपको कुछ छूटा नहीं है, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मैंने जो भी आपको बताया है। तो ये हमने आज बात की किसके बारे में, आपके मार्किंग टूल के बारे में। तो मार्किंग टूल आपका हो गया, होल्डिंग टूल आपका हो गया, आगे मेजरिंग टूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर स्ट्राइकिंग टूल हो जाएगा जिसमें हैमर हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के हैमर पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद कुछ क्लीनिंग टूल्स भी होते हैं, और कटिंग टूल है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।